नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका व्यंग्य 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेते हैं आज, जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं 14। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि यह मुद्दा क्या है। जब तक आपको मुद्दा पता नहीं रहेगा तो सोचोगे क्या है, क्या मामला है। मामला चालू होता है जो तमिलनाडु ने एक कमेटी का गठन किया। तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। वो तमिलनाडु को एक प्रिंसली स्टेट यानी कि एक अलग से देश के रूप में करना चाहते हैं। मतलब ज़्यादातर शक्तियाँ उनके पास हो, राज्य के पास हो। जो कि तमिलनाडु के जो अभी सीएम है एमके स्टर्लिंग, उनका कहना है। जैसे कि भारत के अंदर आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोल दिया था कि जो संसद द्वारा बिल है वो मैं नहीं मानती। तो इस तरह के सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा जो स्ट्रगल ढांचा है भारत का, क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। भारत जो है ना एक समूह का देश, राज्यों का एक समूह का संघ है। मतलब इसमें अधिकतर जो शक्ति है ना वो केंद्र को दी गई है। वो भी एक अलग से विषय है, बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो है जिस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो कि इसका एक जड़ बना, वो समझ लेते हैं क्या है। तो इन्होंने कुछ ऐसे कानून अपने वहाँ से पारित किए, क्योंकि जाहिर सी बात है विधानसभा में जो कानून बनते हैं वो तो जिसकी ज़्यादा सरकार विधायक रहेंगे उसी का कानून बनेगा। उन्होंने कुछ ऐसे कानून पारित कर दिए जिससे देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा था। उन्होंने राज्यपाल के पास भेजे। राज्यपाल ने उन कानूनों में 10 कानून अपने पास होल्ड रख लिए, ठीक है। और संविधान, अगर भारतीय अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय अनुच्छेद 200, 201, 361, 143, 142 और 145 3 और जी लगभग 131 इन अनुच्छेदों का इसमें उल्लेख किया जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूँगा, ठीक है। तो अपने पास होल्ड रख लिया। ये इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने बोला कि हमारा जो हमने अपनी संसद से, मतलब उनकी जो विधानसभा है, अपनी विधानसभा से जो हमने कानून पारित किए उसे राज्यपाल ने होल्ड कर लिए। होल्ड कर लिए, ये शक्ति कौन देता है? ये शक्ति देता है राज्यपाल को अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है किसी भी राज्य का, उसको 4 अधिकार होते हैं। या तो वो उस पर मंजूरी दे दे तो लागू हो जाएगा, या वो उस पर कुछ सुधार करने के लिए फिर से विधानसभा भेज दे कि आप इसको फिर से ही विधान करके लाइए, या वो उसमें अगर उसे लगता है कि इसमें मुझे राष्ट्रपति की आवश्यकता है तो वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। और या फिर वो कुछ भी ना करते हुए अपने पास होल्ड रख सकता है। तो वो कितने दिन होल्ड रख सकता है, मुद्दा ये था जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आइदर राज्यपाल या राष्ट्रपति को इसकी समय सीमा तय करने के लिए मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट से ही, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही माननीय राष्ट्रपति जी ने आर्टिकल 143 का उपयोग करते हुए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 143 में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। अब लगभग 14 ऐसे प्रश्न पूछ लिए हैं राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से, आप उनका हमें जवाब दीजिए, ठीक है। अब मैं समझ गया हूँगा कि आप समझ गए होंगे मुद्दा क्या है। वे अपने अलग से देश रखना चाहते थे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भारत जो है ना ये छोटे छोटे राज्यों का एक संघ है। और संघों की ज़्यादातर जो शक्तियाँ हैं वो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। जैसा रक्षा, मतलब देश का जो बॉर्डर हैं, या संचार, या तुमने देखा होगा विदेश संबंध, जो वो सब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। चलो आज बात कर लेते हैं। जिन क्वेश्चनों की बारे में पूछा है माननीय पटाजी राष्ट्रपति जी ने, उन क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है कि क्या राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? पहला, तो क्या राज्यपाल अगर फैसला नहीं लेता तो क्या मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता होगी? दूसरा कि भाई अगर कोई मंत्रिपरिषद से या विधानसभा से या लोग कहीं से बिल बन के आता है, उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं भी करता है तो वो तो स्वतः ही पालू हो जाएगा। क्या कोई बिल, जैसा कि अभी इनका तमिलनाडु में हुआ है, कोई बिल पे जिस पे ना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हैं ना कि राज्यपाल का हस्ताक्षर है, उसके बाद भी वो लागू किया जा सकता है? क्योंकि साथी यही वो चीज़ है जो दशा और दिशा तय करेगा आने वाले भारत की। अगर ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो आपको लगा होगा कि यस या नो में दे देंगे, यस या नो में नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े संविधान को खंगाला जाएगा। क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को माननीय सुप्रीम कोर्ट पावर दे सकता, मतलब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आदेश दे सकता है? क्योंकि ये तो एक तरह से आदेश ही है। भाई आपने, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी से कहा कि आप इसकी समय सीमा 3 महीने है, 3 महीने के अंदर आप उस बिल के ऊपर कोई भी निर्णय लीजिए। अगर नहीं निर्णय लेता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करेगा, और समीक्षा करने के बाद अगर लगता है कि ये सही है तो उसमें आदेश कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, इन दोनों के
निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, पहली बात। वो ये किसका उपयोग करते हैं? आर्टिकल 142 भारत के संविधान में अनुच्छेद 142 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो अपने आप में ही सब चीज़ है। अगर उसे कहीं लगता है जस्टिस में, संपूर्ण जस्टिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो भी फैसला है नीतिगत रखते हुए दे सकता है। लेकिन इसी में एक पहली बात तो ये मान ली, इस तरह के 12-13 क्वेश्चन जो है मतलब 14 क्वेश्चन पूछे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने। अब देखने वाली बात ये रहेगी क्या आने वाले समय में भाई किसी भी राष्ट्रपति को कोई निर्णय लेने के लिए या राज्यपाल को कोर्ट का राय लेनी अनिवार्य है। एक क्वेश्चन ये किया गया है कि क्या हम बिना राय के कर सकते हैं, या जुडिशरी का जो एक बना हुई नीति है इस संविधान में, भारत के संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति को आप कोई आदेश दे सकते हो कि भाई इसकी समय सीमा तय करो। क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, मान लो जैसा कि तमिलनाडु की बात कर ले, तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसा कोई कानून बना दिया कि हम भारत को अपने से अलग रखते हैं। उनका जो तर्क है ये है कि हम नीट परीक्षा में हम नीट नहीं करना चाहते। जो नीट परीक्षा होती है ना, आपने देखा होगा जब बच्चा 12वीं कर लेता है उसके बाद नीट की परीक्षा होती है, उसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वो बच्चा किसी भी मेडिकल जो कॉलेज होते हैं, एम्स होते हैं, उनमें उसकी एंट्री हो जाती है। तो तमिलनाडु सरकार का कहना ये है कि हम ये नीट परीक्षा को नहीं मानते। हम नीट परीक्षा को नहीं मानते मतलब हम जो है डायरेक्ट 12वीं को परसेंटेज बेस पर उन्हें एम्स में एंट्री कर देंगे। तो इसे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। बोले हम जिस तरह से पूरे देश के अंदर कोई पॉलिसी लागू करते हैं तो आप एक अलग राज्य के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अभी एक नई जो शिक्षा नीति आई थी ना, उस शिक्षा नीति में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि 3 जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को मुख्य रखो। तो इन्होंने बोला कि हम हिंदी को नहीं मानेंगे। तो केंद्र सरकार ने बोला कि हम हिंदी नहीं बोल रहे, आप अपने यहाँ की तमिलनाडु भाषा को रख लो पर 3 कंपल्सरी रखो। तो इसने वो शिक्षा नीति मानने के लिए मना कर दिया था तमिलनाडु सरकार ने कि हम शिक्षा नीति नहीं मानते। हम शिक्षा नीति नहीं मानते तो इसे देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको दिया जाने वाला जो सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के लगभग 2400 करोड़ रुपया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हर राज्य को सर्व शिक्षा अभियान के तहत देती है, वो रोक दिया। बोला हम अगर आप एक शिक्षा नीति को नहीं मान रहे तो हम जो फंड देते थे आपको लगभग 2400 करोड़ रुपए, 2400 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य सरकार को मिलता था वो हम नहीं देंगे आपको। तो इसने एक आध बार इस बात का मुद्दा उड़ाया। ये कई बार कहते हैं कि हम लार्जेस्ट मतलब भारत की तीसरी सबसे बड़ी GDP है तो हम अलग से वो रखेंगे। मतलब इनके अंदर ना थोड़ा सा अपने आप को प्रिंसली स्टेट करके रखना की जिज्ञासा रही है। इन्होंने जो कमेटी बनाई है उसका भी कहना यही है। तो जो राज्यपाल ने जो बिल होल्ड किए हैं, जो रखा है उन्होंने अच्छा रखा है। क्योंकि अगर इस तरह से जिसकी मैच्योरिटी में सरकार रहेगी वो अपना कोई भी बिल पारित कर लेगा तो सबके अलग अलग नियम होंगे, हर राज्य में अपना एक अलग कानून हो जाएगा, हर राज्य अपने हिसाब से चलेगा। जबकि देश में, हालांकि अगर आपको इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है क्योंकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए अधिकतर जो पावर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है ताकि कोई भी राज्य अलग ना हो सके। राज्य में से राज्य अलग किया जा सकता है पर कोई राज्य बोले मैं भारत से अलग हो जाऊंगा तो नहीं हो सकता। इसीलिए सभी राज्यों के ऊपर राज्यपाल बैठाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। आपने देखा होगा पुडुचेरी अलग अलग लोकेशन पे जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, आज से तो नहीं है ना, तो तब से ही है ना जब से संविधान बना। क्यों है कि इन केस अगर कभी पोजीशन बनी, कोई गड़बड़ रही तो हम अपनी सेना भेज करके वहाँ अपना प्रचलन कर लेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो 14 कानूनों पर राय मांगी है राष्ट्रपति जी ने कि भाई क्या ऐसा जो किसी भी राज्य की विधानसभा अगर कानून पारित कर देती है और वो कानून जो राज्यपाल है वो हस्ताक्षर नहीं करता, तो राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करा मतलब वो एक्ट तो बना नहीं, एक्ट नहीं बना तो क्या उसे लागू किया जा सकता है? भाई अगर कोई कानून पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए तो क्या वो गजट में पारित हो सकता है? भाई ऐसे क्वेश्चनों पर जो राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है तो यही आपकी दशा और दिशा तय करेंगे कि किस ओर ले जाना ऊँट बैठेगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट इनके तर्क दे देता है कि भाई इस तरह कर सकते हैं तो फिर जो सरकारें हैं ना वो उसी तरह से डिसीजन लेंगी। पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि देखो जब भी आपने देखा होगा ना संविधान को, तो संविधान को बचाने की जो शपथ लेता है ना वो राष्ट्रपति लेता है। मैं प्रत्येक नागरिक को बचाने की सबकी शपथ लेता हूँ, संविधान की रक्षा करूँगा। संविधान की रक्षा की कौन शपथ लेता है?
भारत का जो प्रथम नागरिक था राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को आदेश देने की कहाँ पे किस अनुच्छेद में लिखा है? हाँ, आर्टिकल 361 की बात करें तो उसमें जरूर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं उनको सीमित किया जा सकता है। जैसे कि जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने बोला था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है ये अपनी पावर को अननेसेसरी गलत एक एज अ न्यूक्लियर के रूप में आर्टिकल 142 को उपयोग न्यूक्लियर के जैसे करता है, जहाँ की कहीं भी उपयोग कर लेता है। देखो, कुछ कानून अच्छे भी होते हैं, जैसे राम मंदिर का निर्णय है या और भी बहुत सी जगह हमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है या नहीं है उन पर ज़्यादा तार्किक नहीं होना चाहिए। पर इतना ज़रूर है कि भाई देखो, माननीय राष्ट्रपति जी ने इनसे 14 क्वेश्चन पे जो जवाब मांगा है उनके ऊपर क्या आता है, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है। भाई जब राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हुए तो वो एक्ट नहीं बना, एक्ट नहीं बना तो वो लागू कैसे हो गया? तो इन सब चीज़ों को आपको हम लगेगा कि यार ऐसे हो गया, नहीं हो सकता। मतलब हाँ यस या नो में नहीं होगा, संविधान को खंगाला जाएगा, किस संविधान के किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, किसकी शक्तियाँ क्या है। जैसे मैंने बताया ना, अनुच्छेद 200 में लिखा है कि भाई राज्यपाल के पास में शक्ति है, और राज्यपाल अगर लगता है कि देश की संप्रभुता अखंडता को खतरा है इस कानून से, तो वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। और राष्ट्रपति को अगर लगता है कि नहीं ये कानून गलत है तो राष्ट्रपति उसे होल्ड कर सकता है। तो ऐसे उस राष्ट्रपति का होल्ड करना या राज्यपाल का होल्ड करना, कितने दिन तक होल्ड करना, इस बात की समय सीमा बाध्य करना चाहता है माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसको लेकर के भाई अगर चलो ठीक है उन्होंने बोल दिया 3 महीने, और 3 महीने के बाद अगर उसने वापस कर दिया तो फिर से पारित हो गया आ जाएगा। और ऐसा कानून में लिखा गया है भारत के संविधान के, अगर दूसरी बार अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल उस कानून को दोबारा भेज देता है, बोले नहीं इसे एक काम करो आप दोबारा संशोधन, और दोबारा उसे फिर से संसद से पास करके आ जाता है, तो वो फिर बाध्य है राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो होल्ड करने का ही एक ऑप्शन बचता है। अगर किसी कानून को पास नहीं करना तो राज्यपाल उसे अपने पास रख सकता है, बस वो कितने दिन रख सकता है ये बाध्य नहीं है। जैसे कि जो तमिलनाडु सरकार ने अपना जो तर्क दिया कोर्ट में कि हमारी जो विधायक हैं वे तो कहीं ना कहीं भाई आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे जब हमको अपने राज्य के लिए कोई अच्छा कानून बनाने जा रहे हैं, उस अच्छे कानून को हमने राज्यपाल के पास भेजा, राज्यपाल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसने उसे पास नहीं किया, इसलिए हम जीरो ग्राउंड लेवल पर अपने राज्य के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तर्क दिया था और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि भाई अगर वो कानून, जिस कानून को आप पारित करना चाह रहे हो वो कानून आपके राज्य के हित में है, कोई बात नहीं कर लो, लेकिन अगर उससे देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है, अगर आपने बोल दिया कि आज से ये उत्तर प्रदेश राज्य भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, आज जैसे हम अपने आप देखेंगे, हम जितनी जीडीपी लेते हैं अपने आप यूज करेंगे, अपने से चलाएंगे, तो उस कंडीशन में भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्यों खड़ी हो जाएगी कि भाई अगर जितने विधायक हैं विधायकों ने तो पास कर दिया और राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करता है, मान लो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ठीक है आप इस उत्तर भारत का राज्य, भारत के हिस्सा ही नहीं हो, मतलब वो अपने से आपको अलग से पेंसिल स्टेट या कि ऑटोनोमस स्टेट या तो अलग से देश इस तरह से बना सकता है, जो कि गलत है। अब जैसा भी कुछ होगा या माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय राष्ट्रपति जी को क्या देते हैं वो मैं आपको क्रम वाइज क्रम बता दूंगा, लेकिन आर्टिकल 142 में अगर ज़्यादा पावर दी गई है किसको, माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 ये पावर देता है माननीय राष्ट्रपति जी को कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है या तो अपने उसमें बातचीत करने के लिए रख सकता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या तर्क निकल के आता है या माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। देखो, पुनः विचार करो चाहे कुछ करो, लेकिन अगर भारत से कोई भी राज्य अलग होना चाहता है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, भाई भाषा के आधार पर राज्य के अंदर से राज्य बनाया जा सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश से काट के तमिलनाडु बनाया गया, या तुम्हारा अभी तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है, ये लगभग 1956 की बात है। लेकिन आप सोचो कि मैं भारत का हिस्सा नहीं रहूँगा, मैं ज़्यादा जीडीपी देता हूँ। भाई अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं, है ना, और एक आदमी कमाता है 50,000 रुपये महीना, एक कमाता है 5,000 रुपये महीना, तो जो घर का मुखिया है ना, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका एक काम है कि जो घर का बड़ा, मतलब ये सभी बच्चे कमा के उसे देते हैं, तो सब में इक्वल बांटता है। तमिलनाडु सरकार का कहना ये है कि हमारी जो देश के अंदर जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है ना वो ज़्यादा है और हमें जो मिलता है वो कम मिलता है। भाई तो देखो क्या है, आपको जो
बेनिफिट मिले हुए हैं ना, एक तो कोस्टल रीजन, मतलब आपके पास में ज़्यादातर समुद्री कोस्ट है, तो जितने भी जो भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। और दूसरा क्या है, जब शुरू का मतलब 1991 में 1951 में लिबरेशन, जब हमारे यहाँ पर एलपीजी का इन्फॉर्म हुआ, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, उस समय हमने हब बनाए थे ये तमिलनाडु, कर्नाटक, कोचीन या तुम्हारा जो ग्वादार है ना अपना गुजरात में। क्यों बनाए थे? क्योंकि ताकि दूसरे देशों से आने वाला जो एक्सपोर्ट है वो हम इस इंपोर्टों को उतार लें और यहाँ से हम पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। तो आप अगर ज़्यादा कमा रहे हो या किसी कारण, तो आपके पास में जोग्राफिकल पॉजिटिव मिली हुई है, जो आप कोस्टल रीजन से बने हुए हैं। जैसा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश होगा या जो भी उनको जवाब दिया जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।